चलिए, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डी ब्लॉक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस की थी? हमने देखा था कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? जिसमें बोलो n-1 डी में क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जिंक है, कॉपर है। जिंक आपका 2+ स्टेट में भी ट्रांजिशन नहीं है और जिंक 3d10 4s2 में भी नहीं है, न्यूट्रल में भी नहीं है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में भी नहीं है। उसके बाद हमने देखा था कि Cu कॉपर अगर देखा जाए तो 3d10 4s1 है ना, देखा था ना। Cu+1 में देखा जाए, +2 में देखा जाए, तो ये हम लोगों ने सब डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। अब फिर उसके बाद हमने देखा था कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इसमें 3D एलिमेंट है लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी देखे थे क्रोमियम और कॉपर की, बेसिक था वो। फिर ये मैंने आपको बताया था ये 3D सीरीज 4D देन 5D बराबर है। उसके बाद ये यारी ज़रा निभाना मौत तक रुकावटें राहे पड़े अगर कई, जिसमें 3 और 9 नहीं आता। ला हफ्ता वरना रे ओसामा ईरान में पिटाऊगा, ये था आपका लैंथेनम 4D सीरीज वाली, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट इलेक्ट्रॉन F सब शेल में जाता है, ये लैंथेनाइड एक्टेनाइड में आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें 9 नहीं आता, इसमें 8 नहीं आता, इसमें 3 और 9 नहीं आता। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। फिर मैंने ये कुछ NCERT की कटिंग्स के बारे में आप लोगों को बताया था, वो हमने डिस्कस किया था। फिर अकॉर्डिंग टू NCERT ये डेफिनेशन है जो कि गलत है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन सही है क्योंकि पैलेडियम में 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 0 से 2 तक के जाते हैं, लेकिन NCERT में लिखा हुआ है NS1 to 2, ठीक है। फिर ये फिजिकल प्रॉपर्टी देखा था हम लोगों ने। ऑल ट्रांजिशन एटम डिस्प्ले टिपिकल मेटालिक प्रॉपर्टी सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेलिबिलिटी, डक्टिबिलिटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड मेटालिक लस्टर। नाउ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है ट्रांजिशन मेटल का ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ n-1 d ऑर्बिटल एंड ns इलेक्ट्रॉन इन देयर मेटालिक बॉन्डिंग। जिसकी ज़्यादा जितनी मेटालिक बॉन्डिंग होगी, बोलो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेंगे वैसे वैसे मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ते जाएंगे, ये भी हम लोगों को पता है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, ऑब्वियसली S का ज़्यादा एज कम्पेयर टू D एज कम्पेयर टू P। अगर हम लोग क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन का देखें जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के साथ, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो मेटालिक बॉन्डिंग कैरेक्टर ज़्यादा। हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा और हाई डेंसिटी एंड हीट ऑफ आयनाइजेशन इसका होगा। वही अगर हम लोग कैडमियम, जिंक और मर्क्यूरी की बात करें तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वीक मेटालिक बॉन्ड भी होगा, सो दीज आर वेरी वोलेटाइल मेटल। तो 5D, 4D और 3D ये है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनका ज़्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था ये कुछ डी ब्लॉक के कैरेक्टर कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, कॉइनेज मेटल किसको बोलते हैं। फिर वो द रेड मार्क जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करते हैं, इनकी सेम साइज होने वाले हैं। इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें हाईएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाएंगे। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो होता है? जब आपका बोलो n-1 d ऑर्बिटल में d ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ns एज वेल एज n-1 d ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों में ज़्यादा गैप नहीं होता एनर्जी गैप में, इसीलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसा कि आयरन देखो तो 3d6 4s2 है, अगर आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3d6 4s 0 हो जाएगा, और अगर यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो 3d5 4s 0 हो जाएगा। तो ये 3+ में भी जा सकता है, 2+ में भी जा सकता है, और Fe ग्राउंड स्टेट में 0 भी रह सकता है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब जो वेरी करे अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को, उसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सम इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि टिन जो है, ये सारे के सारे जो है ये कोई ऑक्सीडेशन स्टेट शो डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ है स्कैंडियम है, जिंक है, वाइट्रियम है, लैंथेनम है, ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करते हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पे नोट किया था। इन 3D सीरीज मैग्नीज के पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 तक के। किसके पास? +7। मेटल कार्बोनिल लाइक NiCO4, FeCO5 जो कि मोनोन्यूक्लियर भी हो, क्या है ये? मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस है, ये सिंगुलर ही रहते हैं। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगा? 0 रहेगा। ऑस्मियम जो है, रुथेनियम है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +8 का,
और एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज द ऑक्साइड ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड ऑल्सो इंक्रीजेज। समझ आई ये बात? ये हमें पता था। तो मैंने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको करवाया था कि MnO है, MnO2 है, Mn2O6 है, Mn2O7 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी इनका बढ़ते जाएगा। ये आपके PYQ क्वेश्चन में भी पूछा गया था। उसके बाद ये कुछ थे कि कौन से कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उनके है, वेरिएबल कितना शो हो सकता, और उन पर्टिकुलर के ऑक्साइड्स क्या हो गए। जैसे कि अगर मैं कोबाल्ट की बात करूँ +2 +3 +4, तो ये +2 +3 में भी ये जो भी उसके बनेंगे वो है। निकेल के भी मैंने लिया, निकेल का भी यहाँ पे है। हर एक इंडिविजुअल एटम के ऑक्साइड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर ऑक्साइड के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आया तो आप तुरंत ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उसके बेसिस पे आप उसका एसिडिक कैरेक्टर निकाल सकते हो, है ना। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा। फिर हम लोगों ने एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे और जो कि नीट 2024 का क्वेश्चन भी था कि बताओ Cu+1 अनस्टेबल होता है इन एक्वियस सॉल्यूशन में बिकॉज वो डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। तो Cu+1 डिसप्रपोर्शनेट होके काय में जाएगा, Cu और Cu2+। Cu2+ में कितना है 3d9, इसमें कितना है 3d10। तो इसका क्या है लोअर हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी क्या है हायर हाइड्रेशन एनर्जी। और ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ आयन देन Cu+1 आयन, इट इज ड्यू टू द हायर हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Cu2+। ये रीजन पूछा था उसने नीट के क्वेश्चन पेपर में। फिर उसके बाद ये मैंने बताया था कि ये कौन वेरिएबल करता है, स्कैंडियम है भाई। उसके बाद विच ऑफ द 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड व्हाई। व्हाट इज द आंसर, मैग्नीज से +7 तक जाता है और उसकी रीजन भी मैंने आपको बता दिया था। फिर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैन ओनली फॉर्म बाय ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन बिकॉज ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा ना, समझ लेना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए रहेंगे वहाँ, क्योंकि वो उसको समहाउ स्टेबलाइज करते रहेंगे। लेकिन अगर कंपैरिजन करें ऑक्सीजन और फ्लोरीन में, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वालों को स्टेबलाइज कौन करता, ऑक्सीजन। क्यों, मल्टीपल बॉन्ड है, रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट दिखाते रहेंगे कुछ ना कुछ, समझ रहे क्या, इसीलिए वहाँ पे वो स्टेबलाइज करते हैं बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अगर देखें तो MnO4- एग्जिस्ट करता लेकिन MnF6 एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज नो मल्टीपल बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये रेजोनेंस में भाग लेके अपने आप को स्टेबलाइज करते रहेगी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई फॉस्फोरस एंड वेनेडियम बोथ एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बट हैविंग द डिफरेंट रीजन, व्हाई, बिकॉज फॉस्फोरस इज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट जो कि मैं बताऊंगा आगे, और वेयर एज इन वेनेडियम ड्यू टू द d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। फिर उसके बाद हमने मेरे हिसाब से कलर भी देखे थे, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। कलर्ड क्यों शो होता है, ड्यू टू dd ट्रांजिशन, इम्प्यूरिटीज एंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। dd ट्रांजिशन क्या होगा कि जब आपके पास मिनिमम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां से वो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा और वो dd ट्रांजिशन करेगा और वो कलर शो करेगा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इन ट्रांजिशन स्टेट आर colored in solid as well as in solution form. The color of the transition metal is due to the presence of incomplete n-1 d orbital, that is called dd transition. Now it is the excitation of electron from the lower energy level to higher energy level and charge transfer spectra. अब कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, Cr3+ है, CO3+ है, Cu2+ है, ब्लू कलर के होंगे, Ni2+, Fe2+ ग्रीन कलर के होंगे, Mn2+, Co2+ पिंक कलर के होंगे, स्कैंडियम 3+, Ti4+, Zn2+, ये क्या हो गए कलरलेस, बिकॉज इसमें वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल नहीं है। चलो फिर हमने ये मैंने बता दिया था उसके कॉम्बिनेशन, आपको याद करना पड़ेगा ये। फिर मैंने बताया था कि TiH2O6 नीट का क्वेश्चन है, TiH2O6 इज वॉयलेट, इज कलर इज ड्यू टू dd ट्रांजिशन, बस वो इज ड्यू टू डैश था तो ABCD था, तो व्हाट इज द आंसर, dd ट्रांजिशन इज द आंसर। नाउ यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि भैया ये 3+ में है, ये तो ये D हमारा आंसर था। उसका रीजन क्या था कि यहाँ पे भी क्या है भैया कलरलेस क्यों है, स्कैंडियम H2O3+ है, तो स्कैंडियम पे चार्ज कितना है 3+, तो कितना हो जाएगा ये, वैसे कितना होता है स्कैंडियम 3d1 4s2, 3d1 बोलो 3d1 4s2, स्कैंडियम कितना है 3+, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, बचा क्या 3d0, मतलब कलरलेस हो गया, ठीक है।
उसके बाद कौन है यहाँ पे, जिंक है, बोलो जिंक 2 प्लस 3d10 4s, बोलो 2, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचा कितना 3d10। क्या सारे के सारे पेयर्ड है, कलरलेस। उसके बाद हम लोग आते टाइटेनियम पे, टाइटेनियम 4 प्लस है, टाइटेनियम कितना होता है बोलो, स्कैंडियम टिटेनियम 3d2 4s2, 4 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, बचा कितना 3d0। इसका मतलब सारे के सारे क्या है, कलरलेस। व्हाट इज द आंसर, ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। ठीक है, चले फिर हम लोगों ने विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये मैंने आपको बताया था, ये भी आप ट्राई कर लेना घर पे। फिर उसके बाद था यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि MnO4 माइनस जो होता है, या Cr2O7 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, ये कलर शो करते हैं। क्यों करते हैं, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर क्या होता है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ना, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये मोमेंटरीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करके +7 से +6 में चले जाता है। तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को भी क्या कर रहा है, थोड़ा वेरी कर रहा है, हल्का सा वेरी कर रहा है खींचतान के। तो मोमेंटरी ट्रांसफर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड शो कलर शो होते हैं। ठीक है, नाउ MnO4 माइनस Cr2O7 2 माइनस Cr2O4 2 माइनस, दे आर कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। और एक और नोट था कि जो हमारा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है FeH2O5NO, FeH2O5NO, ये भी कलर शो करता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, नॉट dd ट्रांजिशन। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। ये dd ट्रांजिशन की वजह से ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर शो करता है dd ट्रांजिशन की वजह से, नहीं किसकी वजह से, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से करता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, हमने यहाँ तक देख लिया था, बराबर है। अब हम लोग वापस से हमारे न्यू टॉपिक पे आते हैं। न्यू टॉपिक है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक एंड आयोनिक साइजेस। आपको यहाँ पे वेरिएशन चेक करना है। कैसे, देखो अगर मैं बात करूँ, देखो थोड़ा ध्यान से समझना, हमने सबसे पहले देखेंगे ये स्कैंडियम से वाइट्रियम तक, मतलब 3D से 4D। उसके बाद किसका देखेंगे, 4D से 5D। अब यहाँ ज़रा देखो, जो वेरिएशन है, मैं NCERT के आगे कटिंग है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है ना, ये मेरे N-1 d ऑर्बिटल है। क्या है ये मेरा N-1 d ऑर्बिटल, ये उसके इलेक्ट्रॉन्स, N-1 d ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है मेरे, बोलो NS, मतलब 4s, बराबर, ये 4s के इलेक्ट्रॉन है। बीच में क्या हो रहा है, ये स्क्रीन हो रहा है, बीच में क्या हो रहा है, स्क्रीन। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि पुअर क्या होता है, SPDF, F की पुअर शील्डिंग होती है एज कम्पेयर टू D, एज कम्पेयर टू P, एज कम्पेयर टू S। शील्ड कम कर पाते वो, कैसे शील्डिंग होगा आगे बताऊंगा। तो क्या होता है कि स्कैंडियम से लेके आप मैग्नीज तक के अगर जाओगे, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक जाओगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पे बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मैंने जैसे कि अभी आपको बताया, स्क्रीनिंग होगा कि यहाँ पे नहीं, क्योंकि d ऑर्बिटल की वैसे भी स्क्रीनिंग क्या होती है, थोड़ी पुअर होती है। मैंने बताया था ना, ये देखो, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था, f ऑर्बिटल में भी पुअर शील्डिंग होती है, z इफेक्टिव उसका क्या होगा, बढ़ेगा। जिसकी शील्डिंग पूरी पुअर होगी उसका z इफेक्टिव ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको अपने तरफ खींच पाएगा। तो थोड़ा आप इसको वापस से समझते हैं, ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या हो रहा, ये जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी क्या है, आपके स्कैंडियम टिटेनियम से लेके मैग्नीज तक के जो आपके प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन क्या करेगी, जो आपके NS के जो इलेक्ट्रॉन है, NS के इलेक्ट्रॉन, NS में क्या है 4s2 है ना, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचते रहेंगे, क्योंकि इनका शील्डिंग क्या है यहाँ पे कम है, पुअर शील्डिंग है यहाँ पे, क्या है उनकी, मतलब ये बीच में जो N-1 d ऑर्बिटल की जो शील्डिंग है वो क्या है, पुअर है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचता है, शेल को खींचेगा तो ऑब्वियसली साइज क्या होगा, थोड़ा कम होता जाएगा। अरे बोलो, तो मुझे बताओ अट्रैक्शन ज्यादा है या रिपल्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव न्यूक्लियस वो बाहर वाले 4s इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है। इमेजिन करो, खींच रहा है तो क्या हो रहा, साइज थोड़ा कम होगा। तो क्या अट्रैक्शन z इफेक्टिव स्क्रीनिंग से ज्यादा है, z इफेक्टिव स्क्रीनिंग से ज्यादा है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, रिपल्शन से ज्यादा होगा। अट्रैक्शन होगा तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा तो शेल क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्रेस होगा, तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो साइज कम हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन
FeCO Ni में यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है Z इफेक्टिव स्क्रीनिंग के बराबर आ जाता। मतलब वहाँ पे जो प्रोटॉन है वो उतना खींच नहीं पाते। क्यों नहीं खींच पाते? क्योंकि उनका अट्रैक्शन उनके रिपल्शन के बराबर आ जाएगा। तो जब आपका स्क्रीनिंग और Z इफेक्टिव इक्वल आएगा, इसका मतलब अट्रैक्शन और रिपल्शन भी क्या आएगा? इक्वल। तो यहाँ से यहाँ तक के साइज कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट साइज हो जाता है, कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही हमने कॉपर और जिंक की बात करें, कॉपर जिंक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते, ज्यादा होंगे तो अब मुझे बताओ वो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो उसको दूर भगाएगा, दूर भगाएगा तो Z इफेक्टिव यहाँ पे स्क्रीनिंग से कम हो जाएगा। स्क्रीनिंग ज्यादा हो गई, अब खींच नहीं पाएगा, तो अट्रैक्शन से रिपल्शन क्या होगा? कम हो जाएगा, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा। अगर वो रिपेल करेगा तो बोलो साइज क्या होगा? साइज क्या होगा? तो यहाँ पे साइज थोड़ा बढ़ता है, यहाँ पे साइज क्या होता है? कम होता है। यही मैंने बताया है। तो याद रखना कि जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रिपल्शन क्या होगा, और रिपल्शन अगर कम होगा तो ये जब खींचता है। ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी बात करूं लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की, ये नीचे वाली लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं, d ऑर्बिटल में कहां पे एंटर्स होते हैं? n-1 d ऑर्बिटल। लेकिन f ऑर्बिटल में n-2 f सबशेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। और देखो यहाँ पे f सबशेल में जाएंगे तो इनकी शील्डिंग क्या होंगी? और पुअर हो जाएगी, वो शील्ड नहीं कर पाएंगे। शील्डिंग पुअर होगी तो Z इफेक्टिव क्या होगा? Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो देखो याद रखना कि जिसकी शील्डिंग पुअर है, जैसा कि अगर हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं, है ना, खूब सारी बर्फ गिर रही है और आपने अच्छा अपना पूरा सूट वूट पहन के है सारा कुछ, तो आपकी शील्डिंग ज़्यादा होगी ना, आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। बोलो। या वो सैंड स्टॉर्म आ जाते बहुत ज़्यादा, है ना, दुबई वगैरह में आप देखो तो क्या होगा? अगर आपके पास सारा ग्लासेस है तो आपने शील्ड कर लिया अपनी ग्लास आँखों को। बोलो भाई, ग्लासेस पहन लिया आपने, शील्ड कर लिया, अब आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन आपके पास शील्डिंग नहीं है तो जो आने वाले हैं वो तो आप पे अफेक्ट कर जाएगी। तो इसकी शील्डिंग क्या है? पुअर शील्डिंग है, तो ये भैया उसको शील्ड नहीं कर पाएगा। तो शील्ड नहीं कर पाएगा तो जो इधर है न्यूक्लियस, तो क्या करेगा? लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? खींचेगा, क्योंकि बीच वाले शील्ड नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही है मेरी बात? मानो अगर कोई गुंडा है, किसी के घर पे धमकी देने वाला आ रहा, लेकिन अच्छे पुलिस वाले बाहर निकले, दो खड़े हुए, बोलो शील्ड हो गई। अब कर पाएगा कुछ? वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पुलिस वाले हट गए, शील्डिंग नहीं कर रहे, तो अब वो करेगा भाई तुम पे अटैक। तो यही शील्डिंग होती है। एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग क्या है? पुअर शील्डिंग है। इसका मतलब वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को बचा नहीं सकते, तो ये अंदर वाला न्यूक्लियस खींचेगा, उसको खींचेगा तो साइज कम हो जाएगा। लेकिन अगर शील्डिंग अच्छी है, शील्डिंग अगर स्ट्रांग है, तो अब वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से है। तो ये साइज देखो, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? मतलब इसकी बात कर रहा हूं मैं, स्कैंडियम से वाइट्रियम तक, वाइट्रियम से तो मतलब नीचे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। अब आगे हम लोग जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, उसको ही मैंने यहाँ पे लिखा है। जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको मैंने लिखा है, जरा इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, सारे बच्चे इधर देखिए। जो मैंने बताया ना अभी, उसको पढ़ता हूँ। द वेरिएशन ऑफ साइज इज इरेगुलर ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या इरेगुलर है? पहले कम हो रहा, फिर कांस्टेंट है, फिर बढ़ जा रहा, इरेगुलर है। सही बात है। द एटॉमिक साइज फर्स्ट डिक्रीजेस टिल द मिडिल ऑफ द सीरीज। क्या सही बात है? मिडिल ऑफ द मैग्नीज तक की क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा, ड्यू टू द इंक्रीज इन Z इफेक्टिव एंड रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट एट द मिडिल ऑफ द सीरीज। मिडिल ऑफ द सीरीज तक की डिक्रीज भी हो रहा और कांस्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ गया। Z इफेक्टिव बढ़ गया तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो खींचेगा तो साइज कम हो गया। चलो भाई ठीक है। एज विद द इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जा रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। सुनो ना, ऊपर के 2 इलेक्ट्रॉन थे, नीचे कम इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन ज्यादा थे, खींच रहे पकड़ के। लेकिन अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो अब रिपल्शन और अट्रैक्शन इक्वल हो रहा है। Z इफेक्टिव और क्या कहेंगे, Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग भी क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। As the number of electrons increases, the screening effect increases. This increase in shielding and hence size increase at the end of the series.
चलो भाई, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, अब टॉप टू बॉटम आ रहे हैं। एटॉमिक साइज फर्स्ट क्या हो रहा, कहां से कहां तक, 3D to 4D हो रहा है, एंड रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट फ्रॉम 4D टू, दिस सीरीज इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग प्रोवाइडेड बाय, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मतलब आप ये समझो कि हम लोग 3D से 4D तक के तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद 4D टू 5D सीरीज में क्या हो रहा है, बोलो, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। उसका रीजन क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फेमस क्वेश्चन है, स्टेट CBSE में लिखने के लिए पूछेगा, और कॉम्पिटिटिव पे इस पे सिंपल क्वेश्चन आएगा। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आगे पढ़ेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। क्या जो मैंने बताया वही है ये। अब देखो यहाँ पे 51 से 71 क्या चालू होते हैं, लैंथेनॉइड चालू होते हैं। लैंथेनॉइड क्या होते हैं, जिसमें n-2f ऑर्बिटल होते हैं। f ऑर्बिटल की शील्डिंग वैसी क्या है, पुअर है, तो पुअर शील्डिंग के कारण z इफेक्टिव क्या होगा, z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। z इफेक्टिव जिसका बड़ा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर से खींचेगा और अपने साइज को क्या करेगा, कम करवाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये NCERT के है, जो मैंने बताया वही है। लैंथेनाइड अकर्स आफ्टर लैंथेनम, सो द एलिमेंट ऑफ 3D थर्ड ग्रुप विल फॉलो द जनरल वेरिएशन। ठीक है ना, उसके पहले। अब यहाँ पे मैंने वही बताया, देखो स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, समझ में आ रही है मेरी बात। ये आपका वेरिएशन वाला ही है, जो कि मैंने पूरा पढ़ के बताया था। इसको वापस से पढ़ लेता हूँ आप लोग के लिए। इन जनरल ऑफ द सेम चार्ज गिवन सीरीज progressively decreases the radius with increase in atomic number. This is because the new electron enter in d orbital each the time nuclear charge increases. It may be recalled that the shielding effect of the d electron is not that effective. Hence, the net electrostatic attraction between the nuclear charge and outermost electron in क्या तुम खुद से समझ पाते ये सब चीजें, बताओ। समझ लिए तो फिर समझ में आएंगे NCERT की लाइन। ठीक है, अब जरा देखो, the same trend observed in the atomic radii of the given series. However, the variation within the series is quite small. An interesting point emerges when the atomic size one series are compared with those of the corresponding element in the other series. The curve जो यहाँ पे मिला है, देखो, increases from 3D to 4D series of the element, but the radii of 5D series are virtually the same as that of the corresponding second series. ये पॉइंट बोल रहा है कि 3D to 4D तो बढ़ गया, लेकिन 4D to 5D क्या है, होना तो चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन बढ़, जो मैंने लिखा है वही पॉइंट है NCERT का। ठीक है, आगे फिनोमेनॉन देखो, this phenomenon is associated with the intervention of 4f orbital which must be filled before the 5D series that begin. The filling of 4f before the 5D orbital result in regular decrease in atomic radii called lengthenoid, which essentially compensate for the expected increase in the मतलब जो बढ़ना चाहिए था, एटॉमिक साइज जो बढ़ना चाहिए था वो बढ़ नहीं रहा, वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं, n-2f ऑर्बिटल में, f सबशेल में जा रहे हैं, जिसकी पुअर शील्डिंग होती है, और पुअर शील्डिंग की वजह से ज्यादा, और z इफेक्टिव ज्यादा, तो साइज कम हो जाता है। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज समवॉट सिमिलर टू द ऑब्जर्व ऑर्डिनरी ट्रांजिशन सीरीज। फिर ये कुछ NCERT के पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ, मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि NCERT की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ होती है समझने के लिए, इसीलिए एक बार टीचर ने समझा दिया तो फिर ये लैंग्वेज समझ में आएंगी। ठीक है, जो मैंने बताया वही है, सिर्फ इसमें है टर्मिनोलॉजी इसमें सेम है। वो मेरी लैंग्वेज है, हमारी आसान लैंग्वेज, आप लोगों के लिए ये NCERT की लैंग्वेज। द डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस ऑफ द कपल्ड विद द इंक्रीज इन एटॉमिक मास रिजल्ट इन ए जनरल इंक्रीज इन द डेंसिटी। देखो फिर ये सब भारी भरकम वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो जो मैंने बताया वो भी वही है, जो ये है वो भी है। इट्स ऑल अबाउट द लैंथेनॉइड। ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को अच्छे से एक बार देख लेना। तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ, बोलो, कॉम्प्लेक्स। क्या ये कोऑर्डिनेशन में ऑलरेडी पढ़ लिया हम लोगों ने? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है, बोलो, द कंपाउंड इन दोस विच द मेटल आयंस बाइंड विद द नंबर ऑफ आयन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, कोऑर्डिनेशन ही है ये देखा जाए तो। बोलो ये क्या है, NiCN4 3- क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। FeCN6 4-, बोलो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये क्या रहता है आपका, सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या है आपका, लिगेंड्स है ना। फिर इसमें काउंटर आयंस, फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, पूरे इसके प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था।
मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन, सॉरी, जो आपका डी ब्लॉक सीरीज है वो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दिस इज ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज द मेटल आयंस, देयर हाई आयनिक चार्जेस। मैंने बताया था कि वाई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म due to absence of vacant d orbital, due to presence of vacant d orbital, high effective nuclear charge, smaller in size। याद है मैंने पॉइंट्स लिखाए थे आपको कोऑर्डिनेशन में, वही पॉइंट्स है। तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जिसका z इफेक्टिव ज़्यादा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कम रहेगा तो बढ़िया हो जाएगा काम, चार्ज ज़्यादा रहेगा तो भी बढ़िया काम हो जाएगा। और अवेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पूरा इसको डिटेल में वीबीटी, सीएफटी, कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका ऑक्सीडेशन नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक रूल, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, बोलो, सिडविक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, पूरा उसका आइसोमेरिज्म, कलर, सब डिटेल में मैंने पढ़ा चुका हूँ, बोलो। तो ये कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं क्योंकि डी ब्लॉक में इसके नाम आया था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया। अब हम लोग देखते हैं एलॉय फॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय फॉर्मेशन? टिल एलॉय क्या होता है कि भाई डिफरेंट मेटल्स को आप लोग मिक्स कर लो और वो फिर एक नया बनाता है, उसको आप क्या बोलते हैं? एलॉय होता है। वो एलॉय की प्रॉपर्टी पहले वाले से होती नहीं है, मैच नहीं होती है। एलॉय ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि लाइट वेट होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन तुमको एक चीज़ बताओ, इधर देखो, एलॉय क्या है, ध्यान देना। एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड अनदर मेटल। यहाँ तक कि तो पता है अपने को, बोलो। और नॉन मेटल भी हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है? नॉन मेटल भी हो सकता है, उसको भी क्या बोलते हैं? एलॉय। एलॉय का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि मेटल मेटल को मिला दो और एलॉय हो गया, उसके साथ क्या हो सकता? इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए अनदर मेटल, कि नॉन मेटल को भी आप एक अदर मेटल में आप ऐड कर सकते हैं। अब ये एक्चुअल में एलॉय बनते कैसे, इसको समझते हैं। देखो, ये हमारे पास ना मेटल की पूरी एटम्स है सारे के सारे, ठीक है ना? बोलो, ये मेटल के क्या है? सारे एटम्स। एटम्स में से हम लोग क्या करेंगे, कुछ जो एटम्स होंगे उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे कुछ दूसरे एटम के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ। मेरी बात समझ में आ रही? ये मेटल 1 है और ये मेटल क्या है आपका? 2 है। तो आप इसको डिफरेंट इससे यूज चेंज कर लोगे। आगे देखते हैं, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे। यहाँ पे ज़रा देखो, alloy is a blend of metal prepared by mixing of component. Alloy may be homogeneous solid solution in which atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of another. मतलब वही है कि जो एटम की सीरीज है उसमें से कुछ एटम्स निकाल के हम लोग दूसरे मेटल के एटम्स को क्या करेंगे, वहाँ पे ऐड कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना? Such alloys are formed by the atoms with the metallic radii are within the 15% of each other. याद रखना, जिनमें ये डिफरेंस होगा। देखो मैंने यहाँ पे वो पॉइंट लिखा हुआ भी है, वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद कहाँ है? पहले पॉइंट था क्या वहाँ पे? किधर है? यहीं पे है? हाँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है। कंडीशन एक ही है एलॉय की, सिर्फ एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? दे एलॉय आर फॉर्म बाय द एटम विद द मेटालिक रेडाई विद इन द 15% ऑफ ईच अदर। मतलब दोनों एटम, जैसे कि मान के चलो आपने एक मेटल लिया और एक दूसरा मेटल लिया, दोनों के एटॉमिक रेडाई का अगर डिफरेंस 15% का है तो ही वो एलॉय बना सकता। अगर किसी का एटॉमिक रेडाई बहुत बड़ा है और किसी का बहुत छोटा है, जैसे कि तुम सोडियम ले लो और उसको आयरन के साथ मिला दो, बनता क्या? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो भी तो मेटल है ना भाई। तुम्हारे डेफिनेशन तो फेल ही होगी सारी। आपकी डेफिनेशन क्या थी अभी तक की? एलॉय इज द मिक्सचर ऑफ 2 मेटल। भाई काय का नहीं, कितना डिफरेंस चाहिए? 15। सब बच्चे ध्यान दो इधर, कितना परसेंट डिफरेंस चाहिए? 15% का डिफरेंस चाहिए, तभी वो एक दूसरे में अकोमोडेट हो पाएंगे, रिप्लेस हो पाएंगे, ठीक है ना? चलो ध्यान दो यहाँ पे। तो कितने परसेंट का डिफरेंस होना चाहिए? 15% का डिफरेंस होना चाहिए। ध्यान दो, बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडाई एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल, एलॉय आर रेडिली फॉर्म बाय दीज मेटल। क्योंकि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम ही होती है, रेडाई भी सेम होता है। बोलो, क्या कर लेते वो? एलॉय बनाने में जल्दबाजी करेंगे, लेट नहीं करेंगे। द एलॉयज आर फॉर्म आर दी
हार्ड एंड हाई ऑफन हाई मेल्टिंग पॉइंट. द बेस्ट नोन आर फेरस एलॉय. क्या है ये? फेरस एलॉय. क्रोमियम, वैनेडियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, बोलो, एंड मैग्नीज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ स्टील एंड स्टेनलेस स्टील. याद रखना, फेरस एलॉय पूछता है, यही है एनसीईआरटी की लाइनों से निकाल के क्वेश्चन पूछेगा. Alloys of the transition metal with non-transition metal such as brass जो कि कॉपर जिंक का होता है and bronze जो कि कॉपर और टिन का होता है are also considerable industrial important. बहुत important है. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एलॉय. ब्रास में क्या होता है भाई, बताओ क्या होता है? ब्रास में क्या होता है? क्या होता है? कॉपर और जो कि नॉन ट्रांजिशन एलॉय. क्यों नॉन ट्रांजिशन एलॉय है? क्योंकि जिंक नॉन ट्रांजिशन मेटल है. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रांजिशन एलॉय. तो नॉन ट्रांजिशन है, कहाँ पे यूज होता है भाई? यूटेंसिल्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है. ब्रोंज पे आ जाओ. ब्रोंज किसका होता है? कॉपर और टिन. टिन भी हमारा क्या है बताओ? इन मेकिंग ऑफ कॉइन्स, यूटेंसिल, एक्सट्रैक्टर, कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्रोंज यूज करते हैं. जर्मन सिल्वर, नाम में जर्मन सिल्वर है लेकिन ये सिल्वर नहीं होता. देखो लिखा है मैंने जर्मन सिल्वर, बट ब्रैकेट में क्या लिखा है? नो सिल्वर. सिल्वर नहीं होता है जर्मन सिल्वर में. सिल्वर, जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? कॉपर, जिंक और निकेल. कॉइन्स बनते, ये सॉरी, इसमें एंटी करोसिव प्रॉपर्टी है जो कि शिप बनाने में यूज करते हैं. जो बड़े बड़े जो जहाज यूज होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज यूज होते हैं, उनके अंदर का जो मेटल होता है वो एलॉय ही होता है, बिकॉज उसमें करोसिव प्रॉपर्टी नहीं होती. अगर करोजन उसमें होते रहेगा तो वो शिप जल्दी खराब हो जाएगी. बोलो भाई, दूसरा टाइटैनिक हो जाएगा. हाँ, समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे इस तरीके से ध्यान दिया जाता है छोटी छोटी चीज़ों को. दूसरा, गन मेटल. गन मेटल जो गन बनाने के लिए यूज होता है वो भी एलॉय है. किस चीज़ का एलॉय है? कॉपर, जिंक, टिन, लेड. गन मेटल्स. स्टेनलेस स्टील. स्टेनलेस स्टील जो हर कोई जानता है, स्टेनलेस क्या क्या होता है? आयरन, कॉपर, निकेल और देखो कार्बन. मेटल है क्या? मेटल है क्या? नहीं है, नॉन मेटल है. तो जरा बताओ यहाँ पे, ये क्रोमियम इसमें कितने % डालते हैं? और क्रोमियम डालने के वजह से उसमें एंटी करोसिव प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती, इसीलिए उसमें करोजन नहीं होता. किसके वजह से नहीं होता? क्रोमियम के वजह से नहीं होता. तो बताइए यहाँ पे स्टेनलेस स्टील में क्या क्या अवेलेबल होता है? आयरन, क्रोमियम, निकेल, कार्बन. क्रोमियम की वजह से 18% होता है, जिसकी वजह से एंटी करोसिव प्रॉपर्टी होती है. दूसरा, गन मेटल में क्या क्या यूज होता है? कॉपर, जिंक, टिन, लेड. ठीक है, कहाँ पे यूज करते हैं उसको? गन बनाने के लिए. उसके बाद क्या था? जर्मन सिल्वर. जर्मन सिल्वर में क्या था? कॉपर, जिंक, निकेल, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता. कहाँ यूज करते हैं? शिप बनाने में यूज करते हैं. एंटी करोसिव प्रॉपर्टी पूछता है एग्जाम में कि भैया ये कौन सा एलॉय है जिसमें एंटी करोसिव प्रॉपर्टी वगैरह, ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आएंगे आपको. उसके बाद बताओ ब्रोंज क्या क्या यूज होता है? कॉपर और टिन. कहाँ यूज होता है? और कॉइन्स वगैरह बनाने के लिए, कुछ किसी को कुछ वो शील्ड वगैरह देना है, कुछ ट्रॉफी वगैरह देना है, उसके लिए भी यूज होता है. ब्रास, कॉपर और कॉपर जिंक, कॉपर टिन, कॉपर जिंक, निकेल, देन कॉपर जिंक, टिन और लेड, देन FeCr, Ni और कार्बन आपका है. तो ये कुछ आपके अलॉयज के मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बताए. ठीक है ना. अब देखो दूसरे, जो यूके कॉपर कॉइन होता है, यूके में जो कॉइन्स चलते हैं वो Cu कोटेड स्टील के होते हैं. मतलब यूके कॉपर कॉइन्स में क्या होता है? Cu कॉपर होता है. यूके सिल्वर कॉइन्स में क्या होता है? कॉपर और सिल्वर कोटेड होता है, जो वहाँ पे कॉइन्स यूज होते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एलॉय. तो सिर्फ एलॉय का ये मतलब नहीं है, तो थोड़ा याद रखना डेफिनेशन. ये छोटी छोटी डेफिनेशन के डिफरेंसेस ना आपको एक अच्छे स्टूडेंट और एक नॉर्मल स्टूडेंट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. किसी भी आप नॉर्मल स्टूडेंट को पूछेंगे कि एलॉय क्या होता, तो वो क्या डेफिनेशन देगा कि भैया एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 मेटल्स, सेम डिफरेंट मेटल्स. लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो 2 डिफरेंट मेटल के बीच में एटलीस्ट
15% का एटॉमिक रेडियस का फर्क होना चाहिए। ज्यादा फर्क हो गया तो वो एलॉय फॉर्म, ठीक है ना। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दूसरों से अलग कर देगी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड, वेरी वेरी फेमस, बोर्ड्स में भी ये 2 मार्क 1 मार्क के लिए पूछता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखो क्या होता है, ध्यान देना। मानो मेरे पास ये इस तरीके से एटम्स अरेंज है, आपका एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट, निकल गया, वरना बहुत अच्छा है, उसमें ये आता है टॉपिक। ये आपका एटम का अरेंजमेंट है। मानो आपने ये आयरन लिया, Fe 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 Fe, सब में Fe है, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। ये Fe एटम की जो सीरीज आपने लिया है, आप एक चीज नोट कर सकते कि ये बीच में खाली जगह आपको नजर आ रही कि नहीं आ रही? ये जो एम्प्टी स्पेस इसमें नजर आ रहा है, जैसे कि हमारे क्लास में देखो, ये सारे डेस्क बेंचेस लगे हैं, लेकिन ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है। बोलो भाई, ये खाली जगह है, ये ऊपर की पूरी खाली जगह है, ये एम्प्टी स्पेस है या नहीं है? एम्प्टी स्पेस है। तो आप देखो फॉर्मेशन ऑफ स्टील कैसा हो जाएगा। इंटरस्टिशियल असल में कंपाउंड वो कंपाउंड होते जो मेटल की जो आपके एटम की सीरीज होगी, है ना, उनके खाली जगह पे, वैकेंट जगह पे दूसरे हम लोग मेटल को या कोई नॉन मेटल को ट्रैप करवा सकते हैं वहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल। नॉन मेटल को ही करवाएंगे, हाइड्रोजन हो सकता, कार्बन हो सकता, वो खाली जगह में जाके बैठ जाएगा, उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आपका दांत खराब है, खाना अटक गया, तो वो जो वेकेंट जगह पे जो खाना आपका जाके अटका है, वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। क्या है वो? क्या है वो? क्या है इंटरस्टिशियल कंपाउंड? क्या है वो? जरा देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड 2 मार्क का डेफिनेशन आता है, 2 मार्क का डेफिनेशन आता है बोर्ड में, बहुत आसान। समझो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म व्हेन ए स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और निकेल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन है, आई एम सॉरी, आर ट्रैप इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। एक जो क्रिस्टल लैटिस उसका बना होता है, उसमें वो जाके ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। दे आर यूजुअली नॉन स्टाइशियोमेट्रिक एंड आर नीदर टिपिकली आयोनिक और नॉर कोवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम के साथ कार्बन फंसा दो, मैग्नीज के साथ नाइट्रोजन फंसा दो, आयरन के साथ हाइड्रोजन, वैनेडियम के साथ हाइड्रोजन 0.56। देखो ये सब आपके पास ना चैप्टर जो था सॉलिड स्टेट वो निकल चुका है आपके सिलेबस से, लेकिन स्टेट बोर्ड में है। हाँ, स्टेट बोर्ड में सॉलिड स्टेट अवेलेबल है। जब आप पढ़ोगे वहाँ पे तो आपको समझ में आएगा ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे लॉ है ना, आप पढ़ोगे आगे उसमें। द फॉर्मूला कोटेड डू नॉट क्या है, ऑफ कोर्स करस्पॉन्डिंग टू एनी कॉम्प्लेक्स, ठीक है छोड़ो इसको। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर कंपोजिशन दीज कंपाउंड आर रेफर टू एज ए इंटरस्टिशियल कंपाउंड, वही जो ट्रैप होते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज कंपाउंड्स आर एज फॉलो। सबसे पहले इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या चीज़ें खासियत होनी चाहिए। सबसे पहला, दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट हाइयर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल। जो मेटल पहले था, अगर उसमें हाइड्रोजन ट्रैप हो गया या कार्बन ट्रैप हो गया, स्टेनलेस स्टील देखो, स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ साथ में क्या ट्रैप होता है, कार्बन ट्रैप हो जाता, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता, बढ़ जाता है, बढ़ेगा ना स्टेनलेस स्टील का। दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड अपीयर अप्रोच टू डायमंड इन हार्डनेस। कुछ बोराइड्स के जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं वो डायमंड की हार्डनेस तक के पहुंच जाते, इतने मजबूत होते इंटरस्टिशियल कंपाउंड, क्योंकि वो एक नहीं है, वो दो हो चुके हैं, 2 की ताकत है उसमें, बोराइड्स। दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, यस होती है इसमें, एंड दे आर केमिकली इनर्ट, केमिकली रिएक्ट भी नहीं करते। देखो ना स्टेनलेस स्टील, एसिड डालो या कुछ भी डाल दो उस पर, वो रिएक्ट नहीं, वो इनर्ट होंगे, केमिकली इनर्ट होते हैं ये। यहाँ ज़रा देखो Cr4C3, ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड है, पी ब्लॉक एलिमेंट में आप लोग इसको देखोगे, क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल कार्बाइड, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे। किस पे आते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोगों ने 1000 बार पढ़ लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आप लोग ने पढ़ा, मोल में भी पढ़ा, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सनेस में पढ़ा, और अब डी ब्लॉक एलिमेंट में भी पढ़ लिया हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस भी हमने बहुत सारे इसके डील किए हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक होती है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में चेक करो, सबसे पहले पैरामैग्नेटिक, 1 और मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन
एंड अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल Cu2+, ये अपने को मालूम है, एक या एक से ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो कौन से कैटेगरी में आ जाएंगे? पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। डायमैग्नेटिक में क्या होगा? ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड एंड वीकली रिपेल्ड बाय, ये मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड करेंगे, अट्रैक्ट। जैसे कि आप Zn2+ ले लो, सारे के सारे क्या है? कंप्लीटली पेयर्ड है, पेयर्ड है ना। सो नाउ दिस इज एक्ट एज ए डायमैग्नेटिक इन नेचर, सो म्यू इक्वल टू 0। नाउ फेरोमैग्नेटिक क्या होगा? देखो फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग होते हैं, ध्यान से समझो। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कीप मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। आप आयरन लो और उसके पास मैग्नेट लेके जाओ, स्पीड में जाएगा उसके पास। रीजन क्या है? आयरन के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादा होते हैं। कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये क्या करते हैं? हाईली बोलो अट्रैक्ट करते हैं। और देखो ये जितनी देर ये मेटल मैग्नेटिक फील्ड में रहेंगे, आप मेटल वहाँ मैग्नेट वहाँ पे हटा दो तब भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड होते रहेगी। वो बचपन में हम लोग लेते थे, वो पिन लेते थे, उसको मैग्नेट पे ऐसा ऐसा रब करते थे और उसके बाद दूसरे पिन पे लगाते थे तो वो भी उस पर चिपक जाता था। क्यों? क्योंकि वो क्या है? फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक है, हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड एंड कीप द मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द फील्ड इज रिमूव्ड। समझ में आया? तो तीनों में फर्क समझ में आ गया। पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और अट्रैक्टेड टुवर्ड दी मैग्नेटिक फील्ड। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? सारे के सारे पेयर्ड हो गए एंड वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इवन दी मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। वो जो सब्सटेंसेस होते हैं उसमें मैग्नेटिज्म फिर भी रहता है। तो FeCO Ni ये सारे के सारे क्या है? फेरोमैग्नेटिक। ये तो आपको पता है, ये तो कुछ भी ले लो आप, आपको पता लग जाएगा। तो ये म्यू का फॉर्मूला है, n इक्वल टू अंडर रूट n प्लस म्यू इक्वल टू है, सॉरी, अंडर रूट n+2 Bm। म्यू क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है। n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। B क्या है? बोहर मैग्नेट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिक। जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक नेचर भी, पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है ना? अब जरा चीजें समझ लेते हैं। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट आयन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ इट्स द एटॉमिक नंबर इज 25। एटॉमिक नंबर अगर आपका 25 है, कितना है? 25। तो 25 के लिए क्या है? मैग्नीज है, मैग्नीज है ना 25। क्या हो जाएगा? एरागोन 3d5 4s2। तो 3d5 ले लो भाई, यहाँ पे ये आपने 3d5 बना लिया। 1 2 3 4 5 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4s में कितने हैं? 2। तो अनपेयर्ड कितने हैं? 5। तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। अरे बोलो, म्यू इक्वल टू अंडर रूट 5 + 2। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5.92 आ जाएगा। और मैंने तो आपको ये कैलकुलेट करना सिखाया भी नहीं। मैंने क्या बोला है आपको? जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने पॉइंट समथिंग चेक कर लो ऑप्शन में, वही हमारा आंसर होगा। चलो यहाँ देखो, कॉन्फ़िगरेशन 3d 0 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा? 0। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1 पॉइंट समथिंग है। इसमें कितने हैं? 2, तो 2 पॉइंट समथिंग है। 3, तो 3 पॉइंट समथिंग। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 पॉइंट समथिंग, 4.90। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5.92। बोलो 6 में से 4 अनपेयर्ड है, अरे 6 ऐसा हो जाएगा ना, 5 6 बराबर है, होगा कि नहीं होगा? 5 6, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। छठा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आएगा तो 4 अनपेयर्ड हो गए। 4 अनपेयर्ड है तो 4.90। बोलो यहाँ पे 3d 7 है, 7 के साथ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। कितने अनपेयर्ड? 1 2 3। 3 अनपेयर्ड मतलब 3 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर्ड मतलब 2 पॉइंट समथिंग, 1 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 0 मतलब 0। तो ये इसकी कैलकुलेटेड रेंज भी यहाँ पे दी हुई है NCERT में। इसी पे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ म्यू। कैसे करेंगे? हालांकि आंसर है वहाँ पे 3 1 की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2 एज कम्पेयर टू 3। चेक कर लेते, ज़रा बताओ। MnCl4 2- मैग्नीज कितना होता है? 3d5 4s2। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2 है। कितना है? +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसा हो जाएगा +2?
x -4 इक्वल टू -2 x इक्वल टू +2। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 3d के 4s के 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 5, 1 2 3 4 5, मतलब म्यू इक्वल टू 5.92। अभी अपन ने जो देखा है, देखा कि नहीं देखा। अब यहाँ पे आओ, CuCl4 2 माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है x -4 इक्वल टू -2 x इक्वल टू +4। तो बताएं यहाँ पे CO कितना हो जाएगा, चलो निकालते हैं सबका, बोलो। कोबाल्ट कितना है 3d7 4s2, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3d में कितना बचा 7, 3d7 बचा, मतलब ये d ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, तो 3.87 ले लो इसका। चलो निकल पे आओ, बोलो x -4 इक्वल टू -2 x इक्वल टू, तो निकेल कितना होता है आर्गन 3d8 ऑक्सीडेशन स्टेट गया, कितने बचे d में इलेक्ट्रॉन 8, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन से 6 7 8, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बोलो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 पॉइंट डाले थे अपन ने, 2 पॉइंट समथिंग डाले थे, समथिंग में देख लो कितना है 84 ले लो, है क्या नहीं, तो 84 ले लो। तो बताएं यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, फर्स्ट का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड, एज कम्पेयर टू थर्ड। इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व करना है। ज़रा बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म, किसके पास ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है कि क्या पढ़ा है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म में ज़रा बताओ, Fe के पास, मेरा यहाँ पे Fe पे आंसर ठीक है, आप घर पे जाके ये वाले कॉम्प्लेक्स का भी बनाओ, क्रोमियम 2+, 3+ का बनाओ, कॉपर 2+ का बनाओ, जिंक 2+ का बनाओ और Fe 2+। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप Fe 2+ का मुझे इस पैटर्न में निकाल के बताओगे, उसके बाद बोलो Cr 3+ में, उसके बाद Cu 2+ में और उसके बाद जिंक 2+ में। सभी का आप इस तरीके से निकालोगे घर पे जाके, तो आपको आंसर मिलेगा कि बराबर आयरन में 3d6 4s2, 3d6 में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो 4 पॉइंट समथिंग इसका आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा। क्रोमियम बताओ 3d5 4s1, 4s1 का 1 इलेक्ट्रॉन और 3d के 2 इलेक्ट्रॉन गए, 3 इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। कॉपर पे 3d9 3d10 4s1, 3d10, तो 3d10 4s1 में कॉपर 2+ है, एक 4s का गया एक 3d का गया, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन। चलो अब जिंक पे आओ, जिंक पे क्या हो जाएगा, जिंक पे क्या होगा 3d10 4s2, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन गए जिंक 2+ में, 3d10, मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, तो वो तो सबसे लास्ट में जाए। क्या इसका हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल देना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नए टॉपिक पे, जिसका टॉपिक का नाम है ट्रेंड्स इन M2+ by M स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 M2+ by M। इसको समझना ज़रूरी है, आसान भी है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें आप लोगों को ना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखना पड़ेगा और उसके बाद हमको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी देखना पड़ेगा। कुछ बेसिक चीज़ें इसमें की याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये NCERT का डायग्राम लिया, ये खुद से पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं डायरेक्टली इसको समझा देता हूँ। ये NCERT की सीरीज़ है यहाँ पे, इसके बाद हम लोगों को मिलेगी ये आगे में, ठीक है। ये यहाँ देखने मिलेगा, यहाँ देखने मिलेगा। इसको समझने के लिए हम लोग पहले इस पॉइंट को समझते हैं कि ये होता क्या। मतलब देखो, अगर मैं कोई भी मेटल, ये E0 का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। M2+ by M का मतलब ये है कि कोई भी मेटल अगर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ग्राउंड स्टेट 0 पे जा सकता है।
M2 प्लस बाय एम का मतलब क्या है कि वो M2 प्लस में से M में भी जा सकता, ठीक है ना, समझेंगे। जैसा कि यहाँ देखो मेटल पे चार्ज कितना है 2 प्लस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या वो M में चला गया, तो M2 प्लस बाय एम। समझ में आया कि नहीं आया? M2 प्लस बाय एम का मतलब क्या है कि वो M2 प्लस मेटल पे 2 प्लस चार्ज है और अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो मेटल में जा सकता है, सॉलिड स्टेट में अपने फॉर्म में जा सकता है। अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला, ये सब इसके आगे के हम लोग वैल्यू देखेंगे, आप सिर्फ कॉपर को याद रखना है। किसको याद रखना है? कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो आता है 0.34 वोल्ट। बाकी सबका नेगेटिव वैल्यू होगा, मतलब सबके नेगेटिव वैल्यू है, सिर्फ कॉपर का क्या है? बोलो भाई, कॉपर का क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल तक के, इवन जिंक काय में है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सारे मेटल का काय में है? नेगेटिव वैल्यू में है। सिर्फ कॉपर का काय में है? पॉजिटिव वैल्यू में है। इस चीज को याद रखो। बाकी सबका काय में है? इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में जाएगा। क्या हो रहा है? एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cu इज नेगेटिव व्हाइल अदर हैव, देखो अगर SRP इसका पॉजिटिव है, सबका क्या है? अगर SOP उसका पॉजिटिव हो नेगेटिव होगा तो सबका क्या रहेगा? अगर एक का सबके नेगेटिव इसका पॉजिटिव है तो जब इसका नेगेटिव होगा तो सबके क्या होंगे? इसका मतलब कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके काय में जाएगा? Cu सॉलिड में चला जाएगा। अब हम लोग इस चीज को आगे समझते हैं। देखो इधर क्या मतलब हो रहा है। अगर आपके पास कॉपर है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, कॉपर ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो बताए इसका जो वैल्यू होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस में जा रहा है? -0.34। वहां पे क्या था? SRP क्या था? +0.34। SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में वैल्यू था, ये काय में वैल्यू है? माइनस में। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, SOP है। यहाँ देखो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दिया, जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने, और इसका जो वैल्यू है वो किस में है? पॉजिटिव में है। तो अब जरा मुझे बताओ, कॉपर और जिंक में सबसे पहले ऑक्सीडाइज कौन होगा? कॉपर और जिंक में सबसे पहले कौन होगा? जिंक होगा। क्यों? क्योंकि जिंक का वैल्यू पॉजिटिव में है। जिंक का वैल्यू काय में है? मतलब सुनो ना, इधर कॉपर 2 प्लस है, आई एम सॉरी, इधर कॉपर है, इधर जिंक है। सुनो इधर सर, वो M2 प्लस बाय एम का मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। इधर कॉपर है, इधर क्या है? जिंक है। और हम दोनों को बोल रहे चलो भाई एक काम करो, दोनों दोनों 2 प्लस बनाओ। तो सबसे पहले कौन बनाएगा? जिंक बनाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव वैल्यू में है, तो वो जल्दी से देगा। Thus zinc has highest tendency to oxidize than, तो मतलब यहाँ डिफरेंस देख रहे हो, कौन सबसे पहले ऑक्सीडाइज देगा, कौन नहीं देगा। यहाँ देखो नोट, 3D एलिमेंट्स रिएक्ट विद एसिड लाइक HCl gives H2 गैस, बट कॉपर डज नॉट लिबरेट H2 गैस। उसका रीजन यही है। क्या रीजन है? क्योंकि उसका जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसका वैल्यू काय में जाता, इसीलिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं। समझ में आ रही बात? यहाँ देखो, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जिंक को अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ZnCl2 बन जाता है। 10th का रिएक्शन है। बोलो, जिंक को HCl के साथ रिएक्ट करते क्या बनता है? ZnCl2 प्लस H2 गैस लिबरेट हो जाती। लेकिन कॉपर को डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन, बट इफ द रिएक्ट विद द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4, तो अब कॉपर यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे कॉपर रिएक्ट, ये सब एग्जाम में पूछा। आगे जो PYQs आपको आने वाले हैं, आप यकीन मानो ये सब उसमें के क्वेश्चंस हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कंक्लूजन, कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता लेकिन HNO3 के साथ रिएक्ट करता है? अरे बोलो। और HNO3 में भी 2 केसेस है। HNO3 अगर कंसंट्रेटेड फॉर्म है तो उसको वो क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाएगा, और अगर वो डाइल्यूट फॉर्म है तो क्यूप्रिक नाइट्रेट के साथ साथ में NO गैस देगा। यहाँ पे भी क्यूप्रिक नाइट्रेट के साथ में कौन सी गैस देगा? NO2।
तो याद रखना कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर जब रिएक्ट करता है तो उसको कौन सी गैस मिलती है? क्यूप्रिक नाइट्रेट के साथ साथ में NO2 गैस मिलेगी, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और लेकिन जब कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्यूप्रिक नाइट्रेट के साथ क्या देगा? NO गैस देगा। ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आए, आगे PYQ में देखिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जिंक हैज हाईएस्ट टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज फर्स्ट देन Cu? क्यों? क्योंकि कॉपर का जो SOP वैल्यू है वो काय में है, लेकिन जिंक का SOP वैल्यू काय में है, तो जिसका पॉजिटिव वैल्यू होगा वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू नेगेटिव। बहुत सिंपल। अब देखो यहाँ पे एक और लाइन, ये मैंने फिर बच्चों को समझाने के लिए हिंदी में लिखा था। देखो, E0 value gives the tendency of M2 plus ion to get reduced and M2 get oxidized. M2 plus मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस। और ये अगर M आपका क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा अगर उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो मतलब ये E0 वैल्यू से हमको ये पता चल सकता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे या कौन से एक्सेप्ट करेंगे। कौन से M2 प्लस मेटल जो है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन देके M2 प्लस में जाएंगे या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके M में आएंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इधर देखो सारे बच्चे देखो, M2 प्लस जो आपका मेटल है, ये M2 प्लस कुछ भी हो सकता, Cu2 प्लस भी हो सकता, जिंक 2 प्लस भी हो सकता, Fe2 प्लस भी, कुछ भी हो सकता है। ये जो आपका M2 प्लस है, अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो ये काय में बन जाएगा, लेकिन यही M ने अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू अपने को बताएंगी क्या M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या करेगा? रिड्यूस होगा, या मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्या हो जाएगा? तो मतलब बेसिकली आपको ये पता लगेगा कि कौन सा आपका आयन या मेटल ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। ये कौन वैल्यू बताएगा आपको? कौन बताएगा? E0 वैल्यू बताएगा। यहाँ देखो, इन 3D सीरीज, क्या 3D सीरीज में सिर्फ कॉपर के पास SRP वैल्यू पॉजिटिव में था और रेस्ट वैल्यू काय में था? इसका मतलब क्या हुआ? पढ़ो, मैंने हिंदी में लिखा आप लोगों के लिए। इसका मतलब Cu2 प्लस जो है वो Cu में कन्वर्ट होना चाहेगा, लेकिन Cu2 प्लस में कन्वर्ट होना, समझे? वैल्यू देखो क्या हो रहा है, वो उसकी SRP वैल्यू पॉजिटिव थी ना, SRP मतलब रिडक्शन वहां पे होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Cu में जाना पसंद करेगा, लेकिन Cu अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके Cu2 प्लस में जाना पसंद, समझ रहे मेरी बात? M2 प्लस बाय M का मतलब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे लड़के लोग समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा तुम लोग? ये खुद से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, लड़की अभी, अगर लड़कों का नाम ले रहे तो लड़कियों के लिए भी है, ये आप खुद से पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। इसीलिए मेरी बातों पे ध्यान दो, लेक्चर वापस से देख लेना, रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान दो और ध्यान से समझो। M2 प्लस बाय M का मतलब क्या हो रहा है कि जिसका SRP वैल्यू पॉजिटिव में होगा तो वो रिडक्शन देगा, और जिनके नेगेटिव में होंगे वो, और 3D सीरीज में SRP वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव किसका है? इसका मतलब Cu2 प्लस जो है वो Cu में जाना पसंद करेगा, लेकिन Cu से अगर तुम बोलो कि भैया तू एक काम कर ऑक्सीडेशन कर, तो मुझे बताओ कॉपर का SOP वैल्यू काय में है? SOP काय में है? सही बोले आपने, आई एम सॉरी, हाँ आई एम सॉरी, कॉपर का SOP वैल्यू काय में है? नेगेटिव में है। SOP क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका मतलब कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cu2 प्लस में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू काय में है। लेकिन कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू क्या है? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता, तो Cu2 प्लस Cu में जाना पसंद करेगा, लेकिन Cu2 प्लस में जाना पसंद, इसी को बोलते हैं M2 प्लस बाय M। समझ में आया? अब और दूसरा देखो, बाकी मेटल M2 प्लस में जाना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि उनका पॉजिटिव वैल्यू है, बिकॉज उनका SRP वैल्यू नेगेटिव में है, मतलब SOP वैल्यू काय में है। इसका मतलब क्या हुआ? Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में जाके एक नंबर नाचेगा, मोर जैसा नाचता, पानी आ गया तो, बारिश आ गई तो, बोलेगा एक नंबर बात होगी भाई। क्यों? क्योंकि भैया मेरा काम जम गया,
मैं 2 प्लस में था, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, मेरा एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव था, तो मैं सीयू में जाना पसंद करूंगा। लेकिन भैया तुम अगर मैं कॉपर में चला गया तो अब तुम मेरे से इलेक्ट्रॉन खींचने आना, अब मैं भैया नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वो एसओपी वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है। अगर मेरा एसओपी वैल्यू भी पॉजिटिव में होता तो दे देता, जब मेरा पॉजिटिव वैल्यू है ही नहीं तो मैं कैसे करूँगा। क्या इसका मतलब समझ में आया? क्या M2 प्लस बाय एम का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी M2 प्लस जो होगा वो M में जाना पसंद करेगा, लेकिन M का M2 में जाना, M2 प्लस में जाना पसंद नहीं करेगा। और ये टोटली डिपेंड करता है स्टैंडर्ड वैल्यू पे। अगर किसी का एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव है तो वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके सॉलिड फॉर्म में जाना पसंद करेगा। किसी का एसओपी वैल्यू है पॉजिटिव में तो वह इलेक्ट्रॉन को लूज करके जान देना पसंद करेगी। लेकिन अगर किसी का वैल्यू एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव में है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद, तो वो काय में जाएंगे, M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे और सॉलिड स्टेट में जाएंगे। लेकिन उनसे तुम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Cu2 प्लस में जाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं M2 बाय। देखो यही एनसीईआरटी का लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे मैंने कॉपर को किया है, दिख रहा है, देखो कॉपर का ये सब, ये जो देख लेना एक बार, ये देखो E0 बाय बी, ये अगर मैं एसआरपी वैल्यू बोल रहा हूँ, कौन सी वैल्यू है ये, एसआरपी वैल्यू, सबका नेगेटिव में है, अरे है या नहीं है, इसका काय में है, पॉजिटिव में, यहाँ एसओपी उसका अगेंस्ट हो जाएगा। तो अगर ये माइनस में है तो इनका एसओपी काय में होगा, अगर इनका एसओपी पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव काय में रहेगा, नेगेटिव में। इसका मतलब कॉपर का एसआरपी पॉजिटिव है, एसआरपी पॉजिटिव है तो वो रिड्यूस हो जाएगा और दूसरे क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए। और ये क्या हो गए, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बाकी क्या हो जाएगी, हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको समझना है। द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ Mn इज ड्यू टू दी, बोलो, वो प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। अगर वो सारे के सारे इनकम्प्लीटली फिल्ड या ऑर्बिटल है तो हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, उसके वजह से इनका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, माइनस में। नोट, ड्यू टू पॉजिटिव एसआरपी वैल्यू ऑफ कॉपर ऑल +2 हैलाइड ऑफ कॉपर आर नोन, क्योंकि Cu2 प्लस है, बोलो Cu2 प्लस के जितने भी जो हैलाइड्स है सारे के सारे नोन है एक्सेप्ट CuI2। कॉपर आयोडाइड एक्सेप्शनल है। उसका रीजन ये है कि वो उसको I माइनस को काय में कन्वर्ट कर देता, I2 में कन्वर्ट कर देता। उसका देखते हैं, CuI2 as Cu2 प्लस ऑक्सीडाइजेज I2 आयोडीन। ये देखो, ये जो आपको Cu2 प्लस है आयन, Cu2 प्लस में अगर आप 4I माइनस ऐड करोगे तो वो क्या बनाता, Cu2I2 क्यूप्रस आयोडाइड बनाता है। ये भी जेईई मेंस का PY क्वेश्चन है, क्या बनाता है, क्यूप्रस आयोडाइड बनाता है I2 के साथ। और ये जो Cu2 प्लस आयन है इसको आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं। काय के लिए यूज करते हैं, ये भी यूज पूछा गया है कि Cu2 प्लस को कहाँ पे यूज कर, कौन सी टाइट्रेशन के लिए यूज करते हैं, तो कौन सी टाइट्रेशन है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए। क्यूप्रस आयोडाइड वाली जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग Cu2 प्लस की टेस्ट को करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये हमारा जो पॉइंट था वो हमारा पढ़ के होगा। उसके बाद ये मैंने उसका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका जो मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया, सिर्फ ये एक स्लाइड देख लेते। देखो YCr2 प्लस, इधर देखो, इज रिड्यूसिंग एंड Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग while both have D4 configuration. तो Cr2 plus is reducing as configuration changes D4 to D3. The latter having the half filled T2G level. पता है ना अपने को ये जरा देखो क्वेश्चन, देखो ये क्या है, Cr2 plus है। ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था PYQ और स्टेट CBSE में लिखने के लिए भी आया था कि भैया वो जो Cr2 plus है वो रिड्यूसिंग है लेकिन Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग है, जबकि D4 में तो सेम इलेक्ट्रॉन है, इसके भी D में 4 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीज 3 प्लस में, और Cr2 प्लस में भी D में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। भाई जब 4 इलेक्ट्रॉन दोनों में है तो फिर एक आपका रिड्यूसिंग और एक ऑक्सीडाइजिंग क्यों बिहेव कर रहा, बहुत सिंपल है। इधर देखो Cr2 कितना पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, तो कैसे हो जाएगा T2G3 Eg1, 1 2 3 4। यहाँ जरा देखो, अगर Cr ने 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर दिया तो उसकी वैल्यू कितनी, ये T2G का 1 का इलेक्ट्रॉन चले जाएगा,
अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? T2G3 EG0। क्या T2G3 इक्वल हाफ फील्ड आ रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स? अरे सारे के सारे ऑर्बिटल हाफ फील्ड में आ रहे कि नहीं आ रहे? इसका मतलब ये मोर स्टेबल हो जाएगा। क्या होगा? तो सेल्फ ऑक्सीडेशन कर लेगा। उसको मालूम है कि भाई एक काम करो, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा परेशान कर रहा मुझे, और अपन ने पढ़े वेन एवर यू फाइंड वन इलेक्ट्रॉन इन, मालूम है ना, सेल्फ ऑक्सीडेशन हैंस रिड्यूसिंग। अब यहाँ देखो Mn3+, देखो Mn3+ भी कितना है? T2G3 EG1, ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो अब मैग्नीज ने अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो Mn2+ हो जाएगा। Mn2+ हो जाएगा तो सेल्फ रिडक्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि T2G3 और EG2 हो रहा है। बोलो ना, ये इसका EG, ये इसका T2G3 EG2। इसने जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर लिया तो EG कितना हो गया? 0। T2G कितना हो गया? 3। तो ये सारे के सारे हाफ फील्ड है। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो बोलो कितना हो जाएगा? पहले T2G3 EG1 था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो जाएगा? T2G3 EG2। तो सारे के सारे सिमेट्रिकल हो गए। अब मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। अगर वो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो खुद क्या हो रहा? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? और खुद क्या हो रहा? ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है। इसीलिए दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई द Cr2+ इज रिड्यूसिंग एंड Mn3+ इज रिड्यूसिंग। मतलब क्या? जो ऑक्सीडेशन देंगे वो ऑक्सीडेशन करेंगे और खुद क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग मतलब जो रिडक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी हमने कवर किए। ठीक है, सभी को समझ में आया? क्योंकि आज का मेरा पहले का टाइम थोड़ा रिवाइज करवाने में चला गया। क्या आज जो हमने सारा जो पॉइंट टॉपिक्स वगैरह जो पढ़े हैं, कंटेंट पढ़ा है, सभी को समझ में आया? M2+/M का भी मतलब समझ में आया? SRP वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता? निगेटिव अगर हो गया तो क्या होता? बोलो। SOP वैल्यू क्या होता? पॉजिटिव में रहा तो क्या, निगेटिव में रहा तो क्या? बोलो। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस देखे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड देखे, एलॉय फॉर्मेशन देखे, उसकी प्रॉपर्टी देखे, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते। क्या सारा आज का आप लोगों को समझ में आया है? पक्का? तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। चलो, जय हिंद।